Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty, the most merciful, the beneficent. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Today we are going to start the lecture number 8 of subject biology, class 10th, chapter number 10th. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Before starting our video, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get new updates. Dear students, if you remember, in our last lecture we studied about the respiratory disorders. That sometimes the normal function of respiratory system is disrupted due to the certain factors which can lead to serious respiratory disorders. And we discussed about the bronchitis, emphysema, pneumonia, asthma. Today we will discuss lung cancer. जी हम बात करेंगे आज लंग कैंसर के बारे में। लंग्स का तो आपको पता है कि वो हमारी बॉडी के रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो मेन पार्ट जो कि एयर को आने और जाने में हेल्प आउट करते हैं, एयर को स्टोर करके एल्वोलाई की तरफ भेजते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर रिलीज़ करते हैं। तो हम बात करेंगे कैंसर के। व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर इज़ बेसिकली द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, कि जब आपके सेल की जो डिवीजन है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, ठीक है, एक लिमिट से बाहर हो जाए। देखें जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है, माइटोसिस इसे कहते हैं जिसमें 2 डॉटर सेल मतलब फर्दर डिवाइड होते हैं आगे फर्दर 4 डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है, कि एक सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल के अंदर, 2 सेल्स पे आगे फर्दर 8 के अंदर, 4 के अंदर 4 to 8 एक प्रोसेस चलता है, ठीक है। जब यही माइटोसिस का प्रोसेस अपने लिमिट से अपने कंट्रोल से आउट हो जाए, ठीक है, अनकंट्रोल हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं कैंसर, ठीक है। और जब ये प्रोसेस अनकंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन का प्रोसेस जब लंग्स के अंदर होगा तो लंग्स के जो सेल हैं, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो अपने कंट्रोल से ज़्यादा डिवाइड होने लग जाएं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लंग कैंसर के बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि लंग कैंसर इज़ आल्सो रिस्पायरेटरी डिजीज़, ठीक है, विच इज़ मोर कॉमन इन मैन दैन वुमेन। एक रिसर्च के हवाले से हम बात करें कि एक रिसर्च जो होती है उसके डेटा जो हमें कंक्लूड करके ये बता रहा है कि लंग कैंसर का जो इशू आ रहा है वो ज़्यादातर मेल के अंदर है, मैन के अंदर है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स, ठीक है ना। उसके सर्टन इश्यूज हैं, ठीक है। फिर द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर स्मोकिंग, इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन एंड एयर पोल्यूशन। अब बात करें कि कौन कौन से मेन कॉजेज हैं लंग कैंसर, हम जनरली बता रहा हूँ, मैं डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि स्मोकिंग का आपने तो अपने ऑब्जर्वेशंस ये की होगी कि आपके एरियाज़ के अंदर, आपके इर्द गिर्द के इलाक़ों के अंदर अब ये देखते होंगे कि मेल का जो रुझान है वो टोबैको या स्मोकिंग की तरफ ज़्यादा है, कि मेल और स्मोकिंग मोर देन दैट फीमेल, ठीक है, कि लड़कियों या फीमेल से ज़्यादा जो मेल हैं वो स्मोकिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक तो ये वजह भी है कि इसमें स्मोकिंग का रेट इसलिए मेल के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। फिर दूसरी बात करें कि इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस एंड एयर पोल्यूशन, कि फिर दूसरी बात कि वो लोग जो इंडस्ट्रीज़ के जोन के अंदर रहते हैं जिनके इलाके के अंदर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन की जो बेसिक्स जो जो चीज़ें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरी सर्टन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए इफेक्ट करती है, नेगेटिव इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल जोन के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, डिफरेंट स्मोक्स रिलीज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर से, ठीक है, और वो ही जो मेन फैक्टर जो मेन काज बनते हैं किसका? लंग कैंसर का। फिर एयर पोल्यूशन, वो इलाकों में जहाँ पे ट्रैफिक का जैम ज़्यादा रहता है, वहाँ पे व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बर्निंग फ्यूल ज़्यादा होता है, फिर उनके अंदर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज रिलीज़ होती हैं, ठीक है, फॉसिल एग्जॉस्ट जो होते हैं वो भी मेन काज बनते हैं किसका? लंग कैंसर का। फिर अगर हम इसका लंग कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर बहुत ही एक क्रोनिक टाइप की डिजीज़ है, मतलब जिसमें लंग्स मुकम्मल डिस्टर्ब हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, जिसमें पेशेंट के लिए रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जिस तरह आपने इसको पढ़ा भी होगा डिफरेंट उसके अंदर कि कैंसर्स के जो पेशेंट हैं वो फिर सर्वाइव करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। एक तो उनकी रिकवरी के चांसेस बहुत देर पा होते हैं, बहुत टाइम के बाद अगर पेशेंट रिकवर कर पाए तो कर लेता है, ठीक है, वो भी डिफरेंट सर्टन फैक्टर्स की हम बात करें, अगर उनमें उस फैक्टर्स को डिस्कस करें कि किन किन प्रोसेस को हम अगर इसमें रिड्यूस करेंगे या किन किन फैक्टर्स को देख के हम स्टॉप करेंगे, इस तरह जो लंग कैंसर के पेशेंट है स्मोकिंग को बिल्कुल स्टॉप कर लें, अपने आप को हेल्थ इन्वायरमेंट के अंदर ले जाएं, तो तब वो इसको अपने इस लंग कैंसर की के जो पेशेंट है वो अपने आप को इस प्रोसेस से रिड्यूस करवा सकता है, ठीक है। फिर अगर बात करें लंग कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है अपने आप को सर्वाइव करना। अब फिर अगर सिम्टम्स की बात करें तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। सबसे पहले सिम्टम की बात करें क्योंकि जो लंग कैंसर का पेशेंट है उसे कफिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है,
कि वो उसे खांसी बहुत ज़्यादा आती है, वो अनस्टॉपेबल होती है, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि अपने आप को इस खांसी से दूर कर पाए, क्योंकि लंग कैंसर जो है बेसिकली हमने बात की कि ये इट इज़ अ डिवीजन अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स। ठीक है, जब आपका कंट्रोल सेल्स का जो डिवीजन है वो कंट्रोलेबल ही नहीं है, वो बार बार डिवाइड हो रहे हैं, तो देखें एक चीज़ की जब ज़रूरत नहीं होती, जो जब लिमिटेड चीज़ होती है तो उसके ऊपर वो प्रॉपरली फंक्शन करती है। तो जब आपके सेल्स ही अनकंट्रोल्ड हैं, आपके लंग्स को उसने अंदर से भर लिया है, ठीक है, अगर देखें, अगर आपको मैं पिक्चर दिखाऊं इसकी, कि देखें ये जो लंग कैंसर का जो पेशेंट है, इसके जो लंग्स की इसकी हालत क्या हुई है। ठीक है, एक तो इसमें अनकंट्रोल सेल डिवीजन का प्रोसेस हो गया, दूसरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टार्स हैं, कार्सिनोजेंस फैक्टर्स हैं, और दूसरे केमिकल पार्टिकल्स कंपाउंड्स हैं जो जिसने इस लंग को बहुत अफेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है अपने आप को उस रियल पोजीशन के अंदर वापस लेके जाना। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे इसके सिम्टम्स की, तो इसमें पेशेंट के लिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, ब्रीथलेसनेस हो जाती है। ठीक है, पेशेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सांस लेना। ठीक है ना, वो सांस नहीं ले पा रहा होता और उसको बहुत सारे इश्यूज होते हैं, फिर उसको फिर जो पेशेंट को फिर वेंटिलेटर पे लेके जाते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर प्रोसेस हैं जो उसके साथ किए जाते हैं। तो दूसरा हमने जो सिम्टम पढ़ा उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। ठीक है, अगर तीसरी हम बात करें कि प्लूरल चेस्ट पेन, तो उसको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है। ठीक है, प्लूरल एक फ्लूइड है जो हम इंटरकॉस्टल मसल्स और लंग्स के दरमियान जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब फिर उस पेशेंट को क्या है कि बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा होता है, फिर पेशेंट के लिए सर्वाइव करना इस हालत में बहुत डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं। ठीक है, फिर जिस तरह मैंने पहले कॉज जो पहला सॉरी इसका सिम्टम बताया, उस सिम्टम में क्या होता है कि कफिंग। तो देखें, जब कैंसर का पेशेंट है उससे जब कफिंग होती है तो उसकी कफिंग के अंदर वो ये फील करता है कि उसकी कफिंग के अंदर ब्लड आने लग जाता है। जब वो कफ करता है, वो खांसी करता है, तो उसके खांसी उसके मुंह से फ्लेगम या स्प्यूटम के साथ साथ ब्लड भी निकल आता है। ठीक है, तो देखें बहुत की इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट है जो पेशेंट को फील होता है, तो साथ साथ ब्लड भी रिलीज होने लगता है क्योंकि उसकी सारी जो इंटरनल वॉल्स हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इसके जो कॉजेज़ क्या हैं, कि लंग कैंसर के कौन कौन से कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो इसके कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहले स्मोकिंग, टोबैको है। ठीक है, फिर आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं और वायरल इन्फेक्शन है। कि स्मोकिंग जो है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से काज हो सकती है, तो सबसे पहले हम बात करें इसकी स्मोकिंग सिगरेट्स की। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होती हैं जो लोग कुछ इस तरह की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पर रेडिएशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, जिस तरह के वहाँ पे कुछ रेज होती हैं, जिस तरह की लेब्स लेबॉर्ट्रीज होती हैं, वहाँ से भी इनको हो सकता है। फिर थर्ड फैक्टर जो वायरल इन्फेक्शन है, कि बहुत टाइप्स ऑफ जिस तरह के वायरस हैं, जो वायरस है वो लंग्स के ऊपर अटैक कर लेते हैं, तो अटैक करने के बाद उसके बॉडी के लंग्स के अंदर के जो वॉल्स हैं, एल्वोलाई है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स है, उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसको इन्फेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कॉजेज़ हैं। इसका अगर बात करें तो ये जो है मेन जो लंग कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले कि इसमें फिर बात करें कि स्मोकिंग इज़ द मेन कंट्रीब्यूटर टू लंग कैंसर। हम अगर सिर्फ एक सिगरेट की बात करें तो सिगरेट के अंदर जो नॉन कार्सिनोजेंस बात करें तो वो है 69, कि वो फैक्टर्स हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं कि जो कैंसर काज करने का बायस बनते हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक ये 50 भी हैं और कुछ रिसर्च के मुताबिक ये 69 भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं सिगरेट के अंदर, हम बात करें टॉर की, बेंजीन की, निकोटीन की, कि ये वो फैक्टर्स हैं जो एक सिगरेट, जब बंदा या पेशेंट कोई या ह्यूमन बॉडी ये स्मोक करता है तो उसकी बॉडी के अंदर ये इनहेल हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जाके वहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन काज करते हैं, और सबसे पहला इन्फेक्शन जो है वो काज करते हैं वो लंग कैंसर। यहाँ हम बात, एक वर्ड लिखा हुआ है कार्सिनोजेंस, जिस तरह मैंने पिछले एक टॉपिक में बात की थी कि कैंसर वो एलिमेंट्स हैं जो कैंसर कॉज करने का बायस बनते हैं। ठीक है, फिर बात करें कि एक स्मोकर और एक नॉन स्मोकर के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक बंदा अगर जो स्मोक करता है डेली रूटीन के अंदर, वो सिगरेट्स को इनहेल करता है, तो अगर हम उसकी लाइफ और एक हेल्दी पर्सन की लाइफ के अंदर कंपेयर करें, तो जो हेल्दी लाइफ है उसकी जो लाइफ स्पैन है, उसका जो लाइफ टाइम ड्यूरेशन है, वो जो स्मोकर बॉडी है उससे ज़्यादा है। ठीक है, जो स्मोकर का पेशेंट है या जो स्मोक करता है, जो स्मोकर है, उसकी जो लाइफ टाइम है वो 15 ईयर्स ऑलमोस्ट कम होती है एक नॉन स्मोकर या हेल्दी पर्सन से, एक रिसर्च के मुताबिक ये डाटा लिया गया है। फिर हम बात, जिस हमने डिस्कस किया था कि मेल पीपल्स के अंदर ये जो है स्मोकिंग के लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप इस बात से इजीली ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसको आप रिजल्ट इसके ले सकते हैं कि डेथ भी फिर ज़्यादा उन्हीं की होती है। ठीक है,
फिर हमें अपने आप को इससे प्रिवेंट करना चाहिए और उस जगह से, उस महफिल से भी अपने आप को दूर रखना चाहिए जिस जहाँ पे स्मोकिंग होती हो। हमने बात की थी पैसिव स्मोकिंग की, ठीक है। थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट रहा, फिर मैं आ रहा हूँ इसमें कि पैसिव स्मोकिंग वो स्मोकिंग है, अगर आप किसी एरिया में हो, ठीक है, वहाँ पे एक बंदा स्मोक कर रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, तो वो खुद तो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन उसके सिगरेट पीने से जो सिगरेट का जो धुआं निकल रहा है वो आप भी उसको इनहेल कर रहे हो, क्योंकि आप इस एनवायरनमेंट के अंदर हो, तो आप क्या कर रहे हो, पैसिव स्मोकिंग कर रहे हो। तो उस स्मोकिंग का इफेक्ट आपकी बॉडी पे ज़्यादा है, क्योंकि जो बंदा जो स्मोक कर रहा है वो तो फिल्टर हुआ स्मोक लेके अपने बॉडी के अंदर जा रहा है, लेकिन आप जो स्मोक कर रहे हैं, आप जो मतलब इनहेल कर रहे हैं उस केमिकल्स को, तो वो तो फिल्टर्ड भी नहीं है, तो इससे आपको ज़्यादा नुकसान है। तो अपने आप को कोशिश करें कि ऐसी इन्वायरमेंट से दूर रखें। कि इन इट्स अर्ली स्टेजेस लंग कैंसर डजंट शो एनी सिम्टम्स, शुरू के स्टेजेस में जब लंग कैंसर स्टार्ट होता है तो उसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। फिर further with the passage of time, however, in advanced stage when it has fully spread, it is very painful and incurable and becomes fatal, ठीक है। अगर हम बात करें शुरू में तो ये अपने सिम्टम्स अपीयर नहीं करता, लेकिन वक्त के साथ सब जब टाइम पास होता जाता है कि उसकी जो माइटोसिस, जो सेल की डिवीजन है वो हद से ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक्त ये अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है। इसकी कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसकी कोई ट्रीटमेंट भी बहुत, रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो जो पेशेंट है वो मतलब उस वक्त इस हालत में नहीं होता कि वो इस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाए, ठीक है ना। द पेशेंट ऑफ लंग कैंसर इज़ गिवन वन और मोर ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। अगर हम इसके ट्रीटमेंट्स की बात करें कि लंग कैंसर के ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो आजकल के इस न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रही है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि सर्जरी की बात करें कि सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है कि लंग कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके लंग्स को ट्रीट किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स को यूज़ करके। फिर कीमोथेरेपी की जाती है लंग्स की, तो इससे भी कुछ चांसेस कम हो जाते हैं लंग कैंसर के। फिर रेडिएशन थेरेपी की जाती है कि डिफरेंट रेडिएशन जो हैं उसके ऊपर फेंकी जाती हैं लंग्स के ऊपर, तो जिसके ज़रिए उस कैंसर के जो सेल्स हैं उनको किल किया जाता है, उनकी उनकी जो डिवीजन उसको स्टॉप किया जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से लंग कैंसर के चांसेस आल्सो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब जिस तरह हमने बात की लंग कैंसर के जो सिम्टम्स थे, उनके कॉजेज़ थे, उसके ट्रीटमेंट थे, तो अब हम ये भी देखें कि इस लंग कैंसर को स्टॉप कैसे किया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए कि रोज़ बरोज़ मिलियंस ऑफ डेथ्स पूरी वर्ल्ड के अंदर इस लंग कैंसर की वजह से हो रही हैं, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है जो पूरी वर्ल्ड के ऊपर हेल्थ के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। तो हम बात करें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू कर रही है और कर चुकी है और इन्वेस्टमेंट कर रही है कि किस तरह हम इस लंग कैंसर के डेथ को रोका जाए, लंग कैंसर के जो डिजीज़ है इसको कम किया जाए। साथ साथ जो पैसिव स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ स्मोकिंग विच इज़ आल्सो कॉल्ड सेकंड हैंड स्मोकिंग, कि वो पर्सन जो स्मोक नहीं कर रहा है लेकिन साथ वाले पर्सन जो स्मोक कर रहा है उसके सिगरेट का धुआं इनडायरेक्टली ये भी ले रहा है। तो इस प्रोसेस को कैसे रोका जाए, तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर एम्फेसाइज़ की जाए, इस लंग कैंसर या स्मोकिंग के प्रोसेस को रोका जाए, ताकि इस जो डिफरेंट डेथ्स हो रही हैं इसको कम किया जाए, ठीक है। अगर हम देखते हैं आगे इसकी एक पिक्चर जिस तरह मैंने आपको बताई भी थी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द हेल्दी पर्सन एंड पेशेंट ऑफ लंग कैंसर, तो इसका डिफरेंस आपको इजीली देख सकते हैं कि एक लंग कैंसर का पेशेंट है, इस साइड अब अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि जो हेल्दी लंग है, देखें इसकी क्या हालत है, बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है। अब हमें नज़र आ रहा है कि इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सेल्स की जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। एज़ कम्पेयर टू दिस, इफ़ वी check this one, so you can easily detect the difference between both, कि क्या हो रहा है कि वो पर्सन जो लंग्स कैंसर से डैमेज है, लंग कैंसर से अफेक्टेड है, तो उसके लंग की क्या हालत है, ठीक है। फिर हम बात करें इस टाइप पे, इस साइड पे कि क्या हालत चल रही है लंग कैंसर से, कि जो हेल्दी लंग है वो देखें वो कितना फ्रेश है, उसके अंदर एल्वोलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल फिट हैं और वो इजीली अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहा है। एज़ कम्पेयर टू दिस वन, इफ़ वी चेक दिस वन, देखें कि यहाँ पे इस लंग की जो हालत है, तो आप देख सकते हैं कि एक तो इसके अंदर बिल्कुल ब्लैकिश सा कलर है, ब्लैकिश सा कलर वो टार की वजह से होता है, ठीक है, और क्योंकि उसके अंदर ब्लैक लिक्विड टाइप होता है। फिर दूसरा सेल्स की जो डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है। तीसरा मैंने बताया था डिफरेंट टाइप कार्सिनोजेन विच इज़ प्रेजेंट इन
विच आर प्रेजेंट इन सिगरेट, तो वो जो कार्सिनोजन वो भी इसको लंग कैंसर को अफेक्ट, जो है लंग्स को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो लंग कैंसर के बारे में कुछ डिटेल थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स। एक तो वेंटिलेशन मैंने बात की थी पिछले टॉपिक के अंदर कि होम वेंटिलेशन क्या चीज़ है। होम वेंटिलेशन के घरों के अंदर जो वेंटिलेशन का प्रोसेस किया जाता है कि जो पॉल्यूटेंट एयर है उसको निकाला जाए और फ्रेश एयर को अंदर लिया जाए। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स की बात करें कि वेंटिलेटर्स, ठीक है ना। फिर अब बात की गई है कि आर्टिफिशियल, कि वो वेंटिलेटर्स जो नेचुरल नहीं है, जो खुद बनाएंगे। और वेंटिलेटर्स की बात की जाए कि मैकेनिकल वेंटिलेशन दी जाती है कि पेशेंट को उसकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस को मेंटेन रखने, उसके रेस्पिरेशन के प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि मैकेनिकल वेंटिलेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कि मैकेनिकल वेंटिलेशन वो है जो एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की एक किस्म है दैट यूजेस ब्रीथिंग मशीन। जिस तरह हम नेचुरली सांस लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो इसी तरह ये जो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर एक मशीन है, मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन है, जो ये पेशेंट की ब्रीथिंग में हेल्प आउट करती है। कि वो पेशेंट जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स की वजह से, एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा या लंग कैंसर की वजह से इजीली सांस नहीं ले पा रहे थे, तो उनको सांस लेने में इजी करने के लिए जो मशीन बनाई गई है, जिसे हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेटर्स और आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स। ये वो वेंटिलेटर्स हैं जो किसी पेशेंट को हेल्प आउट करते हैं सांस लेने के अंदर। ठीक है, इट इज़ यूज व्हेन द लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसको कब यूज़ किया जाता है कि जब भी किसी पेशेंट के लंग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे होते। और प्रॉपरली फंक्शन किस वजह से नहीं होता वो मैंने आपको बताया था। उसका ये रीज़न है कि वो क्योंकि वो पेशेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स उसको हो चुके हैं रिस्पायरेटरी, तो उस वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा होता। फिर अब ब्रीथिंग मशीन पुशेस एयर इनटू द लंग्स। फिर ब्रीथिंग मशीन जो वेंटिलेटर्स का फंक्शन क्या है, यह क्या कर रही होती है कि ऑक्सीजन को अंदर लेके आ रही होती है, लंग्स के अंदर तरफ लेके जा रही होती है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करके बाहर तरफ ले जा रही होती है। फिर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर कि किस तरह ये मेंटेन कर रही होगी ब्रीथिंग के लेवल्स को किस तरह ये मेंटेन कर रही होगी, किस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही होगी और ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रही होगी। ठीक है, फिर नीचे एक पॉइंट है ये वाला जो मैं मेंशन कर रहा हूँ कि इट इंक्लूड कंट्रोल्स टू एडजस्ट द रेट एंड साइज ऑफ ईच ब्रीथ। इसके ऊपर डिफरेंट बटन्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे ब्रीथ के लेवल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, कंट्रोल बटन जिसे कह सकते हैं कि वो एडजस्ट कर रहे होते हैं कि कितना इस पेशेंट को ऑक्सीजन देना है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड किस लेवल से इसकी पेशेंट से निकालनी है। इट ऑल्सो ह्यूमिडिफाइज वार्म एंड मॉइस्चराइज द एयर गोइंग इनटू द लंग्स। फिर इसके साथ साथ एक तो ये हेल्प आउट करती है इसमें ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, दूसरा ये कि ये उस जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है उसको ये ह्यूमिडिफाइज भी करती है, उसको थोड़ा सा उसके अंदर उसको गीलापन भी देती है। ठीक है, साथ उसको वार्म भी करती है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर सिलिया काम करते हैं, ट्रैकिया के अंदर एयर को जो वार्म करते हैं, उनका फंक्शन ये इसी तरह ये मशीन भी काम करती है। ठीक है, इट हैज़ स्पेशल टबिंग फॉर द एयर टू पास थ्रू एंड टू ट्रैप अनयूज्ड मॉइस्चर फ्रॉम द टबिंग। ठीक है, इसके अंदर एक और सिस्टम होता है टब जिसे कहते हैं कि वो टबिंग का प्रोसेस ये करता है कि जो एयर जो बॉडी के अंदर पास होती है, ठीक है, उसके मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करता है, साथ साथ ये सारे प्रोसेस करता है। ठीक है, द ब्रीथिंग मशीन इंश्योर्स दैट एडिक्वेट ऑक्सीजन गेट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल। फिर इस मशीन का साथ साथ ये प्रोसेस भी होता है कि ये बिल्कुल साथ एग्जैक्ट चेक कर रही होती है कि किस तरह कि क्या ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर जा रहा है वो बिल्कुल इक्वल जा रहा है, या फिर जहाँ से वो बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है वो इक्वल अमाउंट में निकल रही है, साथ साथ इसका चेक करने का प्रोसेस भी कर रही होती है। फिर ये आगे पिक्चर में देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर आप इजीली डिटेक्ट करें कि देखें कि एक वेंटिलेशन मशीन है, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर है जो एक पेशेंट को लगा हुआ है। इस पेशेंट को इसलिए लगाया है कि ये पेशेंट इजीली अपना ऑक्सीजन अपना रिस्पायरेशन प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, वो क्यों नहीं कर पा रहा था हमने डिस्कस किए। ठीक है, अब ये वेंटिलेटर मशीन है, ये जो एक तो ये काम कर रही है, इसको जैसे हमने डिस्कस किया कि ब्रीथिंग लेवल को कंट्रोल कर रही है, कि ऑक्सीजन को पास एंटर कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट कर रही है। ठीक है, देखें ये इसके ऊपर डिफरेंट पॉट्स हैं इसके, और ये स्क्रीन वगैरह साथ साथ चेक कर रही है। फिर ये टबिंग साथ लगा हुआ है, ह्यूमिडिफायर भी लगा हुआ है इसके साथ, और ये 2 वॉल्स हैं, एक ह्यूमन की तरफ गए हैं और वहाँ इसे हेल्प आउट कर रहे हैं किसमें, ऑक्सीजन लेने में। तो ये इसको उस वक्त यूज़ किया जाता है कि जब जो पेशेंट है वो इस काबिल नहीं होता कि वो आम इन्वायरमेंट के अंदर अपना ऑक्सीजन के लेवल या अपने ब्रीथिंग का प्रोसेस कर सके। ठीक है,
आज के जो चैप्टर है ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। आई होप कि आपको इस चैप्टर में कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने कॉलेज के साथ कॉन्टैक्ट करके आप इस बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हाउ टू सॉल्व द MCQs, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का मैं कुछ आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो हम उससे भी देखेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।